हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रिलीज चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चौथा वीडियो है। 3 रिकॉर्डेड वीडियो था, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है और ये चैप्टर 3 है और इसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो 3 वीडियो है मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनमें के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में जरूर यूज होने वाले हैं। मैं बार बार कहता हूँ, विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है। एक सीढ़ी जो होता है उस पर हम लोग एक एक करके चढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक एक करके चढ़ेंगे तो ये सही रहेगा, और अगर गैप करके आप लोग उसको अगर कूद के अगर आगे जाना चाहेंगे तो आप गिर भी सकते हैं। तो यही हाल फिजिक्स का भी है। तो फिजिक्स को क्रम वाइज पढ़ते रहिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने औसत चाल हम लोग पढ़ चुके हैं, औसत वेग पढ़े थे। तो औसत वेग क्या कहलाता है? तो विस्थापन मतलब किसी कण द्वारा किसी समय अंतराल में कुल विस्थापन जितना हुआ है उतने में भाग देते हैं कितना, जो विस्थापन होने में कुल जो समय लगा है, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो उसे क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो इस पे हम लोग एक सवाल कर लेते हैं। देखिए, एक सवाल मैं अपने पास से बना रहा हूँ, उसका तरीका समझिएगा, क्योंकि मैं अपने पास से बना रहा हूँ तो उसका समझिएगा तरीका। तो उदाहरण उसी पर कर रहा हूँ। तो उदाहरण में ले लूँ पहला, यदि कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए दिशा आ गया इसमें। तो जब दिशा रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये वेग की काम करेगा, ठीक है, वेग का। पूर्व से पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 20 मीटर दूरी 5 सेकेंड में तय करता है और अगले 5 सेकेंड में अगले 3 सेकेंड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 10 कर लीजिए, 10 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी को एक काम कर लीजिए, इसको ना विस्थापन कर लीजिए कि विस्थापन दूरी के जगह पर क्या कर लीजिए, चलिए दूरी ही कर लीजिए, लेकिन दूरी के जगह पर विस्थापन रहेगा, याद रखिएगा। आप लोग विस्थापन कर लीजिएगा दोनों जगह, यहाँ पे भी विस्थापन कर लीजिएगा, यहाँ पे विस्थापित होता है, चाहे विस्थापन तय करता है। तो औसत वेग बताइए, यही सवाल है आप लोगों का, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ, देखिए कैसे। तो औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? औसत वेग v एवरेज वेक्टर लगा दीजिए। वेक्टर मतलब हो गया औसत वेग, और ऊपर क्या होता है? कुल विस्थापन अब बटा कुल समय, यही फार्मूला होता है ना, कुल समय, यही फार्मूला होता है, कुल समय या कुल समय अंतराल, तो यही फार्मूला होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो मान लीजिए इधर पूर्व है और इधर क्या है? पश्चिम है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, ए से बी तक जाता है, और ए से बी तक जाने में कितना विस्थापन होता है? D1 का मान क्या है? कितना मीटर जाता है? 20 मीटर जाता है, ठीक है। और इसका वेग क्या है? तो इसका वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से सी तक जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए पहले में समय कितना लग रहा है? 5 सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड, यही तो कह रहा है। इधर देखिए ए से बी तक जाने में, उसका कहने का मतलब है कि ए से बी तक जाने में वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मीटर दूरी, ये 20 मीटर विस्थापन होता है। 20 मीटर यहाँ पर दूरी का विस्थापन कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ 20 मीटर क्या होता है? 5 सेकेंड में विस्थापित होता है, ठीक है। तो 5 सेकेंड 20 मीटर विस्थापन 5 सेकेंड में तय करता है। यहाँ पे भी विस्थापन कर लीजिएगा, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन कर लीजिए। और अगला जो है, अगला है वो कितना कर रहा है?
5 सेकंड से और 3 सेकंड में, और ये जो है ना 3 सेकंड में तय करता है, 3 सेकंड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। और V2 का मान क्या आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से V2 के मान। और 10 मीटर, तो यहाँ से 10 मीटर की तय करता है दूरी। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग इधर बना सकते हैं ऐसे कि वह इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ से भी इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। तो अब देखिए, अब कुल विस्थापन कितना हो गया, तो कुल विस्थापन कितना निकला, कुल विस्थापन कितना निकला, कुल विस्थापन कितना निकला, तो D1 प्लस D2 कुल विस्थापन होता है। ये D2 का मान है, ये 10 मीटर। तो देखिए D1 और D2 का मान कितना हो गया, तो कितना है 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 30 मीटर। यानी कुल विस्थापन कितना निकल गया 30 मीटर। और कुल समय ना, तो कुल समय कितना निकला, कुल समय तो इतना प्लस इतना बराबर इतना हो जाएगा, इतना प्लस इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो ये ना है, इतना विस्थापन प्लस इतना विस्थापन बराबर इतना विस्थापन, तो कुल विस्थापन हो गया। इन दोनों विस्थापनों को जोड़ दिया जाए तो, और इन दोनों समय को जोड़ दिया जाए तो दोनों समय का मान निकल जाएगा। तो 5 सेकंड और 3 सेकंड कितना हो जाएगा 8 सेकंड हो जाएगा। तो कुल समय निकल गया, कुल विस्थापन मान रख दीजिए। तो V एवरेज वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का, टोटल विस्थापन कितना निकला 30 मीटर, और इसमें भाग दे दीजिए 8 सेकेंड से, तो 15/4 कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को तरीका पता चल गया। तो इसको 15/4 मीटर प्रति सेकेंड ही रहने दीजिए। लेकिन ये किधर से किधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ लिख दीजिए पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा पश्चिम की ओर, और यही दिशा बता रहा है, देख लीजिए। और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये होता है आप लोगों का। तो ये फार्मूला समझ में आया। तो देखिए यही है तरीका लगाने का। मैं क्या बोला हूँ, एक व्यक्ति A से B तक जाता है, मतलब वो कहीं जाता है 20 मीटर विस्थापित होता है 5 सेकंड में और इतने वेग से, और पुनः B से C तक जाता है 3 सेकंड में 10 मीटर के विस्थापन से, ठीक ना, और उसमें इतने वेग से होता है। तो कुल विस्थापन निकाल लीजिए, D1 ये है D2 ये है, तो D1 प्लस D2 कुल हो जाएगा। तो D1 प्लस D2 जोड़ दीजिए, और कह रहा है कुल समय कितना होगा, तो 5 सेकंड या 3 सेकंड 8 सेकंड हो गया, तो कुल समय हो गया। और उठा के मानिए फार्मूला में रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। और एक किधर से जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है, और इस दिशा को निकाल दिया है, तो ये औसत चाल हो जाएगा। वेग में और चाल में यही अंतर होता है कि चाल में वेग नहीं होता है और वेग में नहीं, दिशा नहीं होती है। चाल में दिशा नहीं होती है और वेग में दिशा होती है, ठीक ना। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। जो अगला हेडिंग है हम लोग का, तो वो है एक समान वेग। जो अगला है उसे क्या कहते हैं, एक समान वेग। पीछे हम लोग एक समान चाल पढ़े हैं। एक समान चाल में दिशा नहीं होती है, उसमें ना दूरी तय करना रहता है, और इसमें ना विस्थापन होता है। विस्थापन में एक दिशा छुपा रहता है, विस्थापन में ही दिशा छुपा रहता है। तो इसका परिभाषा लिखते समय हम लोग दूरी का नाम नहीं लेंगे, इसमें हम लोग विस्थापन का नाम लेंगे, क्योंकि विस्थापन में एक दिशा होती है, ठीक ना। तो देखिए विस्थापन वेग को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक ना। तो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। और उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो देखिए अब वेग है ना, तो इसमें दिशा होगा, और एक समान ना मतलब किसी कण द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापित। तो अब देखिए इसमें दिशा छुपा है, इसमें क्या है, दिशा छुपा है, क्योंकि विस्थापित हो रहा है ना, तो इसमें दिशा छुपा है। तो जब इसमें दिशा छुपा है मतलब इसके भी अंदर दिशा आ गया, मतलब क्या हो गया, ये सदिश हो गया। दिशा में जब आ जाता है ना तो मतलब सदिश हो जाता है, तो छुपा है। इसको मैं आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। तो विस्थापित होता है तो उस वस्तु की वेग को, उस कण की वेग को, जब यहाँ वस्तु लिखेगा तो यहाँ पे वस्तु लिखेगा, कण लिखेगा तो कण लिखेगा, कुछ भी लिखिएगा तो मतलब समान होना चाहिए। यहाँ नहीं, यहाँ कण तो यहाँ वस्तु तो यहाँ कण, ये ऐसा नहीं। तो उस कण का वेग एक समान वेग कहलाता
है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक कोई आदमी गया और कोई बी से सी तक गया, तो इससे ना यहाँ से पूर्व से कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। इसमें दिशा निश्चित है कि वह पूर्व से पश्चिम की ओर ही जाएगा, तो इसकी दिशा निश्चित है। और यही चाल की बात करते तो इसमें पूर्व पश्चिम कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इसमें मतलब है क्योंकि यह सदिश है, इसमें दिशा की मतलब है, ज़रूरत है। फिजिक्स में अगर आगे पीछे भी कहे तो आगे को प्लस माना जाता है, पीछे को माइनस माना जाता है, तो मतलब ये भी एक दिशा है। आगे पीछे इसमें भी इसी दिशा, ऊपर नीचे ये भी दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये भी दिशा है। तो फिजिक्स में कई प्रकार की दिशाएं होती हैं। प्लस माइनस भी एक दिशा है, और इसमें सदिश राशि है तो प्लस माइनस भी एक दिशा है। सदिश राशि है तो प्लस मतलब होता है आगे, माइनस मतलब होता है पीछे, ये भी एक दिशा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये भी एक दिशा ही है, ठीक ना। ऊपर नीचे ये भी एक दिशा ही होता है, ठीक ना। तो अभी कैसे कैसे उसका यूज होगा सब मैं सदिश में इसके अगले चैप्टर में सब बताने वाला हूँ। ये सदिश वदिश जो मैं बोल रहा हूँ आपको कभी भूलेगा नहीं। तो देखिए, तो इसमें कोई बंदा ए से बी तक गया है, ठीक ना, मतलब यहाँ से वो इधर जा रहा है और कितने से गया, 5 मीटर पर सेकेंड से गया, ठीक ना। यहाँ से बी तक पहुँचा, अब बी से फिर आगे जा रहा है, मतलब आगे ही जा रहा है, और यहाँ से भी 5 मीटर पर सेकेंड से गया, ठीक ना। मतलब अब देख लीजिए यहाँ पे भी वेग वेक्टर v1 का मान भी उतना है 5, यहाँ v2 वेक्टर मतलब होता है दिशा, तो यहाँ v2 का भी मान 5 है। तो जब देखिए यहाँ पे भी समान क्या है, यहाँ पे 1 सेकेंड है मान लेता हूँ, चाहे चलिए 2 सेकेंड ले रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 सेकेंड ले रहा हूँ, मतलब 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से चाल से उतना ही दूरी तय किया, और फिर दूसरे में भी 2 ही सेकेंड में उतना ही दूरी तय किया, वो भी कितने, उतने ही सेकेंड में, उतने ही समय में। देख लीजिए जब समान दूरी है तो समान वेग भी है, मतलब वेग विस्थापित भी हो रहा है। मैं मान लेता हूँ विस्थापन इसका 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे विस्थापन कितना है, d1 का मान देख लीजिए, और यहाँ पे d2 का मान देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि सदिश है। तो 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर ये भी है। देख लीजिए 2 सेकेंड में भी 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, ये फिर 2 ही सेकेंड में भी 5 मीटर। मतलब देखिए समान समय में अंतरालों में, समान समय अंतरालों में समाने विस्थापन हो रहा है, मतलब एक इतना विस्थापन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक समान रूप से क्या है, एक समान वेग से गतिशील है, ठीक ना। जैसे मैं अपने कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ और 50 के मैं बाइक से जा रहा हूँ, बाइक से जा रहा हूँ और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हूँ, और उतने से ही गया कॉलेज और फिर उतने से ही फिर घर आया, तो मेरी औसत स्पीड क्या रही, 50 ही रही। जाने आने में देखिए भले ही मैं गया हूँ तो प्लस हुआ है और आया हूँ तो माइनस हो गया, तो कट के 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं दूरी नहीं पूछ रहा हूँ, बस मेरे कहने का कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें दिशा होती है, तो देखिए मैं एक समान चाल से गया, मतलब वेग से, और एक समान चाल मतलब नहीं अपने वेग को बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ। मेरी दिशा फिक्स है कि मुझे घर से कॉलेज तक ही जाना है, उधर ही जाना है, ये नहीं कि अब कहीं भी घूम जाए, नहीं, मैं यहाँ से और डायरेक्ट अपने कॉलेज जाऊँगा। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो यही है, तो ये होता है एक समान वेग, ठीक ना। अब देखिए अब आता है परिवर्ती या असमान वेग, जिसे क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक ना, इसके लिए फिगर है। तो वेरिएबल जो वेलोसिटी है, परिवर्ती या असमान वेग है। तो देखिए वेरिएबल स्पीड हम बता चुके हैं, उसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, वेरिएबल स्पीड आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, किसी कण द्वारा समान समय अंतरालों में भिन्न विस्थापित अंतरालों में भिन्न विस्थापित होता है। देखा जाए परिभाषा बन रहा है कि नहीं, किसी कण द्वारा समान समय अंतरालों में भिन्न विस्थापित होता है। समान समय अंतरालों में कोई कण, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा, कोई कण भिन्न विस्थापित होता है, तो उस कण के
वेग को क्या कहेंगे? परिवर्ती या असमान वेग कहलाता है। तो क्या हो गया? देख लीजिए, किसी कण द्वारा समान समय अंतरालों में यदि मतलब कोई कण भिन्न भिन्न विस्थापित होता है तो उस कण के वेग को परिवर्ती या असमान कण कहते हैं। अगर इसी में मैं एग्जांपल लूँ और इसका यहाँ पे एग्जांपल बनाऊँ तो यहाँ से भी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक ना, पश्चिम की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ए पॉइंट से वो बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है। तो मान लेता हूँ इसको 2 सेकेंड में तय करना है, 2 है तो इसको भी 2 कर लीजिए, 2 सेकेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो d1 वेक्टर है ना, इसका मान अगर 5 मीटर है, ठीक ना, इसका मान अगर 5 मीटर है, 2 ही सेकेंड में यहाँ 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, यहाँ 2 सेकेंड में बी से सी तक जाने में 2 ही सेकेंड ले रहा है, लेकिन यहाँ कितना दूरी तय कर लिया? मान लेता हूँ 7 मीटर कर लिया। तो अब देखिए, समान समय अंतराल में मतलब 2 ही सेकेंड में समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। देख लीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ समान समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रहा था, समान दूरी, यह भी 5 मीटर, यह भी 5 मीटर। तो ये जब अलग अलग कर रहा है तो ये क्या हो गया? असमान वेग हो गया, मतलब परिवर्ती वेग हो गया। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया दूसरा, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतना आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा। अब तीसरा इसमें क्या होता है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और इसमें क्या तीसरा होता है? क्षणिक या तत्कालिक वेग, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक ना। आप लोग इसको इसके लिए बना लीजिएगा, ठीक ना, ये इसके लिए है, तो ये फिगर इसके लिए है, ठीक ना, यहाँ से घेरा है, तो यहाँ से तो देखिए, क्षणिक या तत्कालिक वेग, तो मैं बताया था क्षणिक और तत्कालिक चाल में बताया था कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं ना, तो जो क्षण भर के लिए जो उसका मीटर जो हम लोग को दिखाता है कि आप लोग 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहे हैं इस समय, तो वो जो प्रेजेंट में दिखाता है, जो वो तत्काल में दिखाता है, वही तत्कालिक क्षण होता है। वो कभी भी बदल सकता है, वो तुरंत बदल जाएगा। जब चाहे तो अपना गाड़ी आप स्लो कर लेंगे तो वहाँ से हट जाएगा, जब चाहेंगे तब तेज करेंगे तो वहाँ से बढ़ जाएगा। तो वो क्षण भर के लिए होता है, और उसका जो समय है डेल्टा टी, मतलब समय अंतराल, वो ना लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग होता है, 0 नहीं होता है, उसके करीब रहता है, मतलब उसका मान कुछ ना कुछ डेल्टा टी का मान होता है। सेम वैसे यहाँ पे भी है। तो अगर मैं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, और एक बहुत छोटे से समय के लिए मैं अगर वहाँ पे जो दूरी निकालूँ, बहुत छोटे से समय के लिए, बहुत क्षण भर के लिए निकालूँ, क्षण भर के लिए जो समय निकालूंगा, वहाँ जो दूरी निकालूंगा छोटे से समय के लिए, तो वो जो वेग निकलेगा उस क्षण में, उस छोटे से समय में जो वेग हम लोग निकालेंगे, उसे हम लोग क्षणिक या तत्कालिक चाल कहते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा। बहुत छोटे से समय के लिए निकालना है। जब छोटे से समय के लिए आप लोग निकालेंगे ना, तो क्षणिक या तत्कालिक वेग निकलता ही है। खाली यहाँ क्या करना है आप लोग को? खाली समैया को छोटन कर देना है। जैसे समैया को छोटन करेंगे ना, अपने आप यही बन जाएगा बस। तो इसका देखिए, तो जो क्षणिक चाल होता है ना, क्षणिक चाल, इसका क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वही इसे क्या कहते हैं? टेंड्स टू होता है। मतलब ये क्या है? करीब है मतलब इसका, लेकिन 0 नहीं है, ठीक ना, ये 0 नहीं है। कितना है? तो डेल्टा टी लगभग बराबर होगा किसके? 0.0001 के, या 0.000001 होगा, या 0.000001 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। देख लीजिए, डेल्टा टी का मान इतना हो सकता है, इतना सब हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, उसके करीब है, कहने का मतलब यही है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डी अब बटे टी, तो डेल्टा टी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ डेल्टा डी लिख सकते हैं। तो डेल्टा डी क्या है? समय, वो दूरियों का अंतर है, ये दूरियों का अंतर होता है, ठीक ना। तो इतना आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए,
डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, तो ये विस्थापन का अंतर है। ये क्या है, विस्थापन का अंतर, विस्थापन का अंतर है, अंतर, ठीक है। ये क्या है, समय का अंतर है, समय का अंतर। जैसे क्या होगा, ये विस्थापन का, अच्छा डेल्टा डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d2 माइनस d1। डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1, ऐसे ही लिखा जाता है। देख लीजिए, तो यहाँ पे डेल्टा डी क्या है, d2 माइनस d1 है, और डेल्टा टी क्या है, t2 माइनस t1 है। मतलब ये जो होता है ना, पहला ला प्रारंभिक होता है जहाँ से हम लोग निकालना चाहते हैं, और ये दूसरा जो होता है ना वो अंतिम क्षण होता है। तो ये प्रारंभिक दूरी होगा जो हम जहाँ से हम लोग निकालना चाहते हैं, और ये अंतिम होता है। इसमें जो प्रारंभिक समय है वो पीछे रहता है, और जो अंतिम समय है वो आगे रहता है, ठीक ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ ग्राफ्स जो हम लोग के बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ग्राफ को हम लोग बहुत बेसिक तरीके से ख़त्म करेंगे, बहुत ही आराम से। और ग्राफ को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक बार समझ लेंगे तो कोई भी ग्राफ हो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग ग्राफ पे थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे बताता हूँ वैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ। देखिए अगर मैं ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, यह तो y अक्ष होता है, ठीक है, y अक्ष, और ये होता है x अक्ष, ठीक। तो ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ विस्थापन, तो यहाँ पे ये विस्थापन का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जिसे कहते हैं। और यह है समय का, ठीक है, जिसे हम लोग t से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और आप लोगों को मान लीजिए कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए मैं बताया था कि अब इसको मैं अगर चेंज करूं, देखिए चेक कर रहा हूं मैं कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे। तो ध्यान से देखिए, मैं बोला था और टी है और ये क्या है, डी है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये समय वाला है। तो अगर समय निकालना है ना, तो समय वाले को ऐसे काटिए, मतलब ऐसे काटिए, ऐसे। तो देखिए समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से समय खत्म हो गया, मतलब समय रुक गया, अब समय है ही नहीं है। तो देखिए ऐसे काटते जाएंगे तो कहाँ तक कटेगा, तो यहाँ तक कटेगा। तो यहाँ तक कटेगा, मतलब मान लेता हूँ ये पहला है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 7 सेकेंड, ये 8 सेकेंड। मतलब इसमें 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड में यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा 8 सेकेंड में। 8 सेकेंड में वो ग्राफ कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। तो यहाँ तो 8 सेकेंड लगेगा, ठीक, 8 सेकेंड में यहाँ तक आने। अब ये कितना दूरी है, तो यहाँ से काटिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए 6 बार में कट गया। मतलब इसको यहाँ तो 0 होता है, और यहाँ क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर विस्थापित हुआ, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 6 मीटर विस्थापित हुआ। मतलब ये क्या हो गया, 6 मीटर तक आने में वो कितना समय लिया, 8 सेकेंड। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6,8 हो जाएगा। मतलब 6 मीटर विस्थापित होने में 8 सेकेंड लिया है, तो यही इसका विस्थापन होता है। तो देख लीजिए इतना हो गया। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 7 है, तो 7 सेकेंड लिया है, क्या 5 मिनट तक पहुँचने में, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ निकाला जाता है। तो ऐसे काट के आप लोग ग्राफ निकालेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब हम लोग एक और आपको पीछे मैं बात बताया था, क्या बताया था, मैं बताया था ऐसे ग्राफ बनाया था जो यहाँ दूरी को प्रदर्शित कर रहा था और यहाँ समय को, जिसे हम लोग यक्ष दूरी इसको माने थे, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, ठीक ना। तो मैं बोला था कि इतना दूरी, ठीक ना, इतना जो दूरी है, इतना मैं यक्ष माना था, यक्ष मीटर, ठीक। यहाँ तो 0 होता है, और यहाँ से जो यहाँ तक समय था उसको मैं टी मान लिया था। तो मैं बोला था इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए। तो देखिए ये जब यक्ष मीटर ये है तो इसके बराबर ये भी तो है, तो ये भी तो यक्ष मीटर हो जाएगा, तो ये भी यक्ष मीटर हो गया। और ये जो टी है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोण मैं थीटा ले रहा हूँ, थीटा अपने लग से मान रहा हूँ अपने पास से, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब देखिए, तो अब ये ए, ये बी और ओ, इसे ओ मान लीजिए। तो ए बी ओ में, चाहे इसको सी मान लीजिए, ये 0 है, तो इसी में तो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो मैं बोला था समकोण त्रिभुज में क्या है, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार,
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, x है, आधार कितना है, t है, तो t हो गया। अब दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है, दूरी बटे चाल नहीं, दूरी बटे समय है। तो दूरी बटे समय क्या कराता है, चाल को प्रदर्शित करता है, v, यानी टेन थीटा किसको प्रदर्शित करता है, v को, यानी जिसे हम लोग चाल कहते हैं। तो टेन थीटा चाल को प्रदर्शित करता है, ये बोला था ना। तो अब देखिए इसका मतलब कोण थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, मतलब जैसे ही कोण बढ़ेगा वेग भी बढ़ेगा, कोण घटेगा वेग घटेगा। समझ में आया होगा, ये आप लोगों को नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़िए, यहाँ आइए। तो यहाँ देखिए मैं ना x अक्ष के समांतर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 होता है, और x अक्ष के समांतर मैं यहाँ एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, वो भी x अक्ष के समांतर, क्योंकि इसको जहाँ तक आप लोग बढ़ाएंगे ना, समांतर रेखाओं के, दो समांतर रेखा कैसे पता चलेगा जब वो आपस में समांतर हैं, दो रेखाओं को जब समांतर पता करना रहेगा तो उन लोगों को खूब ही ज़्यादा दूर तक बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो जब वो समांतर रहेंगे तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे कहीं भी, वो एक दूसरे से ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। आप जिंदगी भर बढ़ाते रहिए, अपनी लाइफ भर बढ़ाते रहिए उसको, ठीक है ना। तो लाइफ भर बढ़ाते रहेंगे, अरे बहुत काम है आप लोगों को लाइफ में, तो उसको बढ़ाइए मत, ध्यान से समझ जाइए बस। समांतर का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद मत करे, और वो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद कर दे मतलब वो समांतर नहीं है। तो देखिए, तो ये समांतर कर रहा हूँ, मतलब ये इसको अगर आगे मैं डॉट डॉट करके बढ़ाऊंगा, इसको भी बढ़ाऊंगा, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ थीटा 1 बन रहा है कोण। इसी तरह एक और बना दिया मैं, यहाँ मान लेता हूँ थीटा 2 है। इसी तरह एक और बढ़ा दिया हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ थीटा 3 है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये कोण से बड़ा ये कोण है, इस कोण से बड़ा ये कोण है। देखिए ये थोड़ा सा, देखिए दो रेखाओं के बीच जो फैलाव जो होता है ना, इसके बीच जो फैलाव होता है इसी को कोण कहते हैं। फैलाव जो होता है ना उसी को क्या कहते हैं, उसी को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। तो देख लीजिए, दो रेखाओं के बीच जो फैलाव होता है, तो दो रेखाएं हैं ये, इनके बीच फैलाव कितना है, फैलाव उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, उसी को थीटा कहते हैं। तो यही होता है। तो इसके बीच और इसके बीच फैलाव क्या है जितना, उसको थीटा 1 मान। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे फैलाव थोड़ा ज़्यादा है, तो ये कोण उससे बड़ा होगा। और यहाँ से भी ज़्यादा फैलाव इसका है, तो इसका भी कोण ज़्यादा होगा। मतलब अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो थीटा 3 का फैलाव ज़्यादा है, उसको फैला दीजिए उसका मुँह, और थीटा 2 का उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन ना इसका फैलाव ज़्यादा है, किससे, थीटा 1 से, यही रिलेशन है। तो देख लीजिए थीटा 3 थीटा 2 से मतलब बड़ा है, लेकिन थीटा 2 ना थीटा 3 से छोटा है, लेकिन थीटा 2 ना थीटा 1 से बड़ा है और थीटा 2 से छोटा है। तो ये रिलेशन बनेगा। अब ध्यान से देखिए, थीटा 3 को क्या हम लोग, थीटा जो होता है थीटा, उसको हम 10 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे चूंकि नहीं, चूंकि को यहाँ इसे लिखते हैं, दो गो बिंदु है ऊपर कर देंगे, एक वही बिंदु नीचे कर देंगे, इसे हम लोग कहते हैं चूंकि कहते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, चूंकि। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए किसे कहेंगे, जब एक गो बिंदु ऊपर हो और दो गो बिंदु नीचे हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए कहेंगे। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चूंकि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, देन मतलब तब, इसलिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा 3 का भी मान बड़ा होगा किससे, टेन थीटा 2 से, टेन थीटा 2 से, और ये भी बड़ा होगा किससे, टेन थीटा 1 से। ये होगा, ये मान यहीं से निकाला हूँ, ये जो समझाया आप लोगों को। तो फिर अब क्या हो जाएगा, अब जो थीटा 3 v3 जो थीटा 3 है ना, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पे v लिख सकते हैं ना। तो इसे v जो थीटा 3 है उसको, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे भी 2 रहेगा। तो जो थीटा 3 है इसको हम v3 से लिख सकते हैं, और इज ग्रेटर देन जो थीटा 2 है उसको v2 से लिख सकते हैं, और इज ग्रेटर देन थीटा जो 3 है, जो थीटा 1 है, तो उसे v1 से लिख सकते हैं। अब देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे जो वेग है वो तो v1 है, और यहाँ पे जो वेग है वो v2 है, और यहाँ पे वेग है जो v3 है, और ये सभी अलग अलग हैं। वेग क्या हो रहा है, एक समान बढ़ता जा रहा है, मतलब देखिए ये बढ़ता ही जा रहा है। जब बढ़ रहा है अतः इससे क्या प्रदर्शित होता है, तो यहाँ लिख लीजिए, यहीं मैं लिख रहा हूँ, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि इसमें कण का वेग समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है,
है। तो क्या हो रहा है, तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि कण का वेग है ना, ये कोई कण है, मान लीजिए कण चल रहा है, उसी का वेग है, उसी का ग्राफ है। तो कण ना ऐसे चल रहा है ना, मतलब क्या है, उसका वेग ना समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। समय तो बढ़ ही रहा है, इसे काटेंगे तो समय भी बढ़ेगा, लेकिन इस दूरी को भी काटेंगे तो बढ़ेगा। लेकिन अगर ये सोझ रहता है, एकदम सीधा रहता, तो एक समान रूप से वो चलता। मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। लेकिन ये क्या है, ये 5 किलोमीटर से 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ आते आते 10 हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते चलते यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते चलते वहाँ 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, 60 हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देख लीजिए, कहाँ कि इससे बड़ा है ही है, इससे बड़ा है ही है। जितना ही आगे बढ़ रहे हैं उतना ही इसका मनोबल बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है, ये समय के साथ क्या है, ये चाल बदलता जा रहा है, यहाँ पे मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक ना, तो ये क्या है, बढ़ते हुए वेग से गतिमान है। तो यह कण बढ़ते हुए वेग से गतिमान है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इतने का अब आप लोग समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अगले ग्राफ पर। और आज के दिन का जो आज का लेक्चर है, इसका सबसे लास्ट ये ग्राफ रहेगा। और ग्राफ को बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ग्राफ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अगर ना आता हो तो इसको आप ऐसा मत समझिए कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे। आ भी सकता है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कई बार आया भी है। और ना कंपटीशन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ नहीं समझेंगे ना, तो आप लोग को कंपटीशन का अगर आप तैयारी करेंगे तो वहाँ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो ये ग्राफ को समझने का प्रयास कीजिए। ग्राफ बहुत आसान होता है, ठीक है। डंडी जैसे खींच खींच के मैं काट काट के बता रहा हूँ, वैसे समझिए। देखिए कैसे, तो अगर मैं अगला ग्राफ लूँ दूसरा, तो इसमें मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे विस्थापन ले रहा हूँ d, और यहाँ पे समय ले रहा हूँ t। ये क्या है, x अक्ष है, और ये क्या है, y अक्ष है। ठीक है, तो इसमें ग्राफ ऐसे दिया है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 होता है, और ये विस्थापन है, और ये समय है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड ले रहा हूँ, 1 सेकेंड, और यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, और यहाँ पे 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 मीटर, यहाँ पे ले रहा हूँ 2 मीटर, यहाँ पे ले रहा हूँ 3 मीटर, यहाँ पे ले रहा हूँ 4 मीटर, यहाँ पे ले रहा हूँ 5 मीटर। अब ध्यान समझिए, ये पॉइंट में ना आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब देखिए, अब ना इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटिए। देखिए 0 से ऐसे काटिए, एकदम x अक्ष पे काटेंगे तो समय मिलेगा, x अक्ष को काटेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। x अक्ष को काटेंगे तो, y अक्ष को काटेंगे तो क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x अक्ष को चलिए यहाँ काट रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ आप लोग का फिगर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ विस्थापन है और यहाँ पे समय t है। चलिए, ये फिगर ऐसा ही है, ठीक है ना। यहाँ 0 है, यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है, 4 सेकेंड है, और यहाँ 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, और यहाँ 5 मीटर है। तो चलिए मैं काट रहा हूँ इसको। जब काटूंगा 0 पे, तो 0 पर काटूंगा इसे, तो 0 पर विस्थापन कितना मिलेगा, 0 पर देख लीजिए 5 मीटर में मिल रहा है। मतलब अगर d और हाँ समय ले लूँ पहले t, और विस्थापन ले लूँ d, तो क्या क्या मान मिल रहा है। जब समय 0 है, तो विस्थापन कितना मिल रहा है, 5 मीटर मिल रहा है, 5 मीटर। ठीक है, फिर इसको ऐसे काटा, ठीक है। तो अब देखिए, और 1 सेकेंड पे कितना मिल रहा है, 1 सेकेंड पर समय जब 1 सेकेंड है तो टाइम कितना मिल रहा है, मतलब दूरी कितना मिल रहा है, विस्थापन ये मिल रहा है 4 मीटर। इसको ऐसे मिला दे, 4 मीटर मिल रहा है। x अक्ष को, y अक्ष को काटेंगे तो d मिलेगा, और x अक्ष को काटेंगे तो टाइम मिलेगा। तो x अक्ष को हमने काटा तो क्या मिला, समय मिला। तो किस पे काटा, 1 सेकेंड पे। चलिए x अक्ष को कट गया। ऐसे ही y अक्ष को हमने काटा, और इसको ऐसे पहले वाले को काटे होते तो वो मिला होता। देखिए, जब y अक्ष को हमने काटा तो 4 काटा, तो क्या मिला, विस्थापन मिला। फिर x अक्ष को काटिए, x अक्ष को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 2 सेकेंड मिला। तो इसको 2 सेकेंड पे कितना दूरी मतलब तय कर रहा है, कितना विस्थापन। तो इसको ऐसे काट दीजिए, तो मान लेता हूँ कितना मिला, यहाँ 3 मिला, तो 3 मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही यहाँ से ऐसे काटेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ जब 3 पे कटा, ये समय कितना कटा है, x अक्ष को काटेंगे तो समय मिलेगा सेकेंड, तो ये कितना कटा है, 3 सेकेंड पर। तो जब इसको आप लोग 3 सेकेंड पे काटेंगे तो अब दूरी कितना मिल रहा है, तो इसको ऐसे काटेंगे तो दूरी मिलेगा। तो मान लेता हूँ 2 पे मिला, 2 मीटर मिला। ठीक है, ये सब मीटर है, ये सब मीटर में रहेगा, और ये सब सेकेंड में रहेगा, सेकेंड में। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे x अक्ष को काटेंगे तो यहाँ क्या मिला,
4 सेकंड पे। अब यहाँ कितना मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो 1 सेकंड पे कितना मिल रहा है, 1 सेकंड पे तो कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 सेकंड पे कुछ भी नहीं मिला है। तो अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। 0 सेकंड पे 5 मीटर था, मतलब समय कम था तो विस्थापन ज़्यादा था। यहाँ 1 सेकंड पे 4 मीटर हो गया, मतलब समय तो बढ़ रहा है। देखिए 0 से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मतलब ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है। लेकिन दूरी क्या है, विस्थापन क्या हो रहा है, 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, और ये क्या हो रहा है, ये तो घट रहा है। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब समय के बढ़ने के साथ इस ग्राफ में क्या हो रहा है, विस्थापन तो घट रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये अगर इसमें वेग का बात किया जाए तो वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वेग क्योंकि घट रहा है, ठीक ना, वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। वेग क्या होगा, इसमें ऋणात्मक होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन घट रहा है, विस्थापन घट रहा है, घट रहा है। वो भी किसके सापेक्ष, समय के साथ, समय के साथ। देख लीजिए, समय बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन घट रहा है समय के साथ, लेकिन वही समय बढ़ रहा है, विस्थापन घट रहा है। समय तो कभी नहीं घटता है, आप लोगों को तो पता है। दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, भरे ब्रह्मांड रहे चाहे नहीं, दुनिया परले हो जाए, ठीक ना, लड़की लड़का हो जाए, लड़का लड़की हो जाए, तब भी समय नहीं रुकता है, समय बढ़ता ही रहता है, ठीक ना। कुछ भी हो जाए लेकिन समय बढ़ता ही रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि समय बढ़ता ही रहता है, तो समय तो अपना बढ़ेगा ही, लेकिन विस्थापन यहाँ घट रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, वस्तु शुरू में तो तेज चला है, लेकिन अब धीरे धीरे धीरा होता चला गया है। जितना ही दूर चल रहा है, जितना ही टाइम रहा, उतना ही धीरे चला है। चलिए ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, अब धीरे धीरे होता गया। धीरा होते होते तो क्या होगा, एक समय आएगा कि वो रुक जाएगा। धीरा होते तो कभी तो रुक जाएगा, तो रुक जाएगा। तो ये उस चीज़ का ग्राफ है, मतलब ये आप लोग समझ गए। तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ, और ये लास्ट है। बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग इसको उतार भी सकते हैं, अपना रफ कार्य में लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए था, ठीक ना। अब ये भी आप लोग मिटा दीजिए, क्योंकि इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे, समझदार लड़के हैं आप लोग। जब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग वैसे पढ़िए, फाड़ू तरीके से आएगा। देखिए, तो इस ग्राफ से, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि समय बढ़ने के साथ, समय बढ़ने के साथ साथ, इसको इधर ये रखिए, ठीक ना। समय बढ़ने के साथ दूरी नहीं, विस्थापन है ना, विस्थापन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, हाँ है। मतलब कि वेग घटता जा रहा है, तथा मतलब अतः वेग ऋणात्मक होगा। यही जो हो रहा है, मैं वही बस लिखा हूँ, आप लोगों को समझा के, कैसे समझाया हूँ ये आप लोगों को समझ आ रहा है। जब आप लोग 0 पे देखेंगे तो 5 मीटर मिलेगा, जब 1 पे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो और कम हो जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो और कम हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो एकदम ही कम हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो एकदम में कम हो, यहाँ आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा ना, जितना ही इधर आएंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। यहाँ से जितना ही समय कम होगा उतना ही वेग, उसका मतलब विस्थापन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ और लिखना चाहते थे, हम क्या लिखना चाहते थे, भूल गए हैं क्या, अतः वेग ऋणात्मक होगा, ठीक है। हाँ, अतः कण लगातार अपना वेग घटाता ही जा रहा है। बस इस ग्राफ से तो हम लोग को यही सीखने का मिला है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तीन का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, एंजॉय भी किए हैं, और सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ भी लिए हैं। तो कोई दिक्कत तो आप लोगों को हुआ नहीं होगा। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और इसका वीडियो जो है फैलाते रहिए हर जगह, ताकि मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो। मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहता हूँ, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेगा,
और वीडियो शेयर भी होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होता है मैं आप लोगों के सामने आकर के खुद आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा, आप लोगों से बात करूँगा, आप लोगों से अच्छे से बात करूँगा, जो आप लोग कहेंगे मैं वही करूँगा। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सारा वीडियो, ये सारा जो भी कुछ है सब आप लोगों के लिए ही है। तो मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अपने फैमिली को बढ़ाएंगे आप लोग। तो आप लोग ना यार अलग नहीं है, आप लोगों के प्यार से ही ये चैनल बढ़ेगा, आप लोगों का ही ये चैनल है। मैं आप लोगों के फैमिली का ये भी एक सदस्य हूँ, ये हम लोग का फैमिली है। तो आप लोगों को आई होप सब समझ में आया होगा। और फिर चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।